हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, और साथ में ये टॉपिक्स आपको साइमल्टेनियसली हेल्प कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल और केवल अधिगम मंत्रा केवल आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, वो भी बिना किसी चार्ज के, वो भी यूट्यूब पर। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, कोई एमसीक्यू के लिए अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले से हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। डेली रेगुलर बेसिस पर हमारी क्लासेस रन हो रही हैं। जो पीछे बच्चे जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे, वो रेगुलर बेनिफिट भी ले रहे हैं, और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई सर, वास्तव में आप बहुत डिटेल्ड में समझा रहे हो, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तीन चीज़ें: सारा सिलेबस कवरेज हो रहा है, साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है, साथ में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमारा थ्योरेटिकल बेसिस चल रहा है। थ्योरेटिकल चल रहा है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल से भी तो बनेगा। तो न्यूमेरिकल का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के बेस्ड पर क्वेश्चन करने के बाद चीज़ों को समझ रहे हैं। नहीं यकीन? आप पुरानी वीडियोस जा करके देखो। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जो लोग बाग एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देते हैं, और उसको लेकर के कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनता, लेकिन मैंने उनके लिए अलग वीडियो बनाया, आगे भी बनाऊंगा। मोटिव क्या है? मोटिव बहुत सिंपल है, हर बच्चे तक हर वो पॉइंट पहुंचा देना जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। क्वेश्चन अगर आया तो आपका वो हो जाना चाहिए। ठीक है, आप जो भी चीज करें, आप जैसे भी करें, आपका वो हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं उस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको करा देना चाहता हूँ कि चाहे बेसिक से क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक तो आप उधेड़ ही दो, अगर एडवांस से भी क्वेश्चन आ जाए, बीच में से क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट के सब पॉइंट में से क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल में कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये बैलेंस कैसे निकलेगा, ये कुछ भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये मेन रीजन है, ये मेन कारण है मेरा आप तक डिटेल्ड में। कई बार बच्चे सोचते हैं यार इतनी डिटेल्ड हमें आता है। अरे यार, आता है, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लो, पक्का हो जाएगा, और अच्छे से कर पाओगे। नहीं, प्रॉब्लम क्या है भाई? आता है, बहुत अच्छी बात है, कर लो दोबारा से, और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और जब और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ साथ में ये आपको डैमो में बड़ा हेल्प करने वाला है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, जब डैमो में आपसे पूछा जाएगा ना कि बताइए, करके बताइए, आप बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन दे देना। आपसे देखा जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ाते कैसे हैं। आप कुछ मत करो, चलो आपको आता है, आप ये देख लो, हो सकता है आपके पढ़ाने का तरीका मेरे पढ़ाने के तरीका थोड़ा सा अलग हो, या हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नहीं कह रहा आप पर डाउट नहीं कर, लेकिन जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो अभी अभी टीचिंग फील्ड में आए हैं, जिन्हें एक साल ही हुआ है, समझ रहे हो, या जो अभी तो फ्रेशर ही हैं, या जिन्होंने अभी तो जॉब ही नहीं किया, खाली केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी पहली बार ही फॉर्म भरा है, आप उनमें से शामिल नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो बहुत बेनिफिशियरीज हैं ये वीडियोस आपके लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने से ज़्यादा आपको ट्रेंड करने के लिए आ रहा हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पढ़ाने का नहीं है, पढ़े लिखे तो आप खुद बुक से पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। यहाँ मैं आपको ट्रेन और डेवलप करने के लिए आ रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों को ऐसे करना है, समझ रहे हो, इन चीज़ों को ऐसे करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है, और अगर ये पूछा जाएगा तो आपको क्या काउंटर करना है। मैं आपको ट्रेन और डेवलप कर रहा हूँ। पढ़े लिखे तो आप हो, एम.कॉम बी.एड हो, कोई छोटी मोटी क्वालिफिकेशन थोड़ी है, लेकिन नहीं, यहाँ मैं टीचर नहीं हूँ। ये भी ध्यान रखना, यहाँ मैं टीचर नहीं हूँ। यहाँ मैं आपको जब पढ़ाने के लिए आता हूँ, या जब मैं ये नोट्स, ये चीज़ें तैयार कर रहा होता हूँ, तो मैं टीचर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं करता, मैं खुद के लिए करता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर ये ऐसे होगा तो इसके अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक समझिए आप, एक टीचर माइंड और एक स्टूडेंट माइंड को, दोनों माइंड अलग अलग होते हैं। जो स्टूडेंट माइंड होता है वो ये जानना चाहता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके अंदर उत्सुकता रहती है, और जो टीचर माइंड होता है उसको पता होता है ये ऐसे करा नहीं, ये ऐसे नहीं। नहीं,
आप क्या चाहते हो, आपकी डिजायर्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो वो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए। चलिए, बाकी आपका प्यार तो मिल ही रहा है चैनल को, बस इसको यूं ही बढ़ाते रहें और यूं ही इस चैनल को ग्रो करते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रिसेंट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने एडमिशन कर लिया है, फंडामेंटल कर लिया है, रिटायरमेंट कर लिया है, डेथ कर लिया है, डिसोल्यूशन के हमारे 2 वीडियोस जा चुके हैं, है ना। आज तीसरा वीडियो है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि लगभग 4 वीडियो रहने वाले हैं, है ना। तो आज तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर जब का जो लोन है ना, पार्टनर का जो लोन है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है, और पार्टनर का जो कैपिटल है उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाता है, ठीक है। और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। और साथ साथ में आज हम गार्डनर वर्सेस मर्रे जो है एक छोटा सा टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, 101% बनता ही बनता है, वो आज हम करने वाले हैं। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, तो ये आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से करेंगे। अगर लगेगा कि भाई नहीं आज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो अपन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। वीडियो और सिलेबस को जल्दी खत्म करना मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कतई नहीं है। मैं 80% बेशक कर रहा हूं, पर वो 100% आप तक जाना चाहिए। आप 100% करने के चक्कर में कभी 20% ही आपके दिमाग में रहे नहीं। भाई आप 20% करो तो 20% रहना है, जितना आप कर रहे हो वो 100% होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो चलो शुरू करते हैं। आज की बातें खत्म हो गई हैं आपसे, अब हम बात करेंगे पढ़ाई की। और अगले 40-30 जितने भी मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आज मैं आपको कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का वीडियो नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ही जाएगा, है ना। आई थिंक 1 घंटा 6 मिनट कुछ सेकंड का लास्ट मेरा एक वीडियो रहा है बीच में। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय 1 घंटे से ज़्यादा मैं अपना ना लूँ, उसमें से 5-7 मिनट की तो मेरी बातें हो जाती हैं। आज 7 मिनट कुछ मिनट की हो गई होंगी। चलिए, बस अब पढ़ाई ही होगी, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बेटा हमने क्या कर लिया था, हमने रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया था। रियलाइजेशन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स थी वो हमने कर ली थी, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हमने कर ली थी। आज हम करेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट सबसे पहले। चलिए तो पार्टनर का लोन अकाउंट ही शुरू कर देते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट, बताइए पार्टनर का लोन। एक बात बताओ, ये फर्म है, यहां पर 3 लोग हैं, इसने फर्म को लोन दे रखा है, आप अकाउंटेंट हो, आपके पास बुक है, तो आप अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे इसे, बताइए क्या रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक में। सर लाइबिलिटी, दोबारा बोलो, क्या रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी। क्या रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी। अब जब आप लाइबिलिटी पे करोगे तो लाइबिलिटी कम होंगी या ज़्यादा होंगी, सर कम हो जाएंगी। और मेरे बच्चे जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, सर डेबिट। पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट हो गया, क्लियर कहानी। अच्छा, 2 ही तरीके से करोगे, या तो उसको कैश में दोगे या चेक के थ्रू दोगे। तो आपके पास से क्या जा रहा है, सर पैसा, रोकड़ा जा रहा है। सर रोकड़ा होता है एसेट, और जब एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात, एंट्री क्लियर हो गई, समझ आ गया। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, रटना नहीं है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, चलिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, फटाफट जल्दी। चलिए, इफ अमित अ पार्टनर हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म। एक पार्टनर है जिसका नाम अमित है, उसने 40,000 का जो लोन है वो फर्म को दिया है, एंड हिज लोन अकाउंट इज सेटल्ड एट ₹36,000। और उसका अकाउंट जो सेटल हुआ है वो कितने में हुआ है, 36,000 में हुआ है। देन द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। देखो अमित का लोन है 40,000 का है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटल कितने में हुआ है, 36,000 में हुआ है, तो भी कोई बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी 40,000 की लाइबिलिटी है
उस 40,000 में से आपने जो लायबिलिटी है उसका जो पेमेंट किया है वो 36,000 में किया। भाई आप ये समझो, आपने मुझे 40,000 रुपये देने थे, आपने मेरे से 40,000 रुपये उधार लिए, अब आपको वो लौटाने हैं, तो आपने मुझे वो 40,000 रुपये ना दे करके 36,000 में ही अकाउंट सोल्व कर दिया कि सर इतना ही ले लो, अब इससे ज़्यादा मेरे पे नहीं बन पाएंगे। ठीक है भाई, तो अब मुझे आपको इन 4,000 पर फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। और अगर फायदा होगा तो रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। हो गया, क्लियर बात, कहानी समाप्त। चलिए आ जाइए आगे। इसके बाद बात करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हमने स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 1, सबसे पहले भाई आपका कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे आपका बनता हुआ आ रहा है। ए बी, ए और बी, ठीक है ना। और ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ये तो आपका बनाया हुआ है। एडमिशन में भी हमने देखा था, रिटायरमेंट में भी देखा था, और उसमें डेथ में भी देखा था, रिजोल्यूशन में भी यही बनेगा। आपके पास समझ आ रही है ये वाली? ठीक, तो ये वाली जो साइड थी, पहले 3 कॉलम, और फिर ये वाली साइड है 3 कॉलम। तो ये जो पहले के 3 कॉलम हैं ये तो कहलाते हैं बेटा डेबिट, और ये जो कॉलम है ये कहलाते हैं क्रेडिट। बोलो क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट में, किसमें? कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? पार्टनर्स का बैलेंस। क्या दिखाते हैं? पार्टनर का बैलेंस, है ना। तो जो भी बैलेंस हमारा पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा, किसमें से? बैलेंस शीट में से। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक, उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, क्या है? रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसकी बात नहीं करेंगे अभी। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये चले जाएंगे हमारे किसमें? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस साइड? क्रेडिट साइड। किस साइड चले जाएंगे? क्रेडिट साइड चले जाएंगे। बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात? और जो लॉसेस देखिए, जितने भी रिजर्व हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होंगे वो भी आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। किस में जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड जाएंगे। और जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो जाएंगे आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं ये आपके एसेट साइड में दिए हुए होते हैं। और दूसरी बात, इनका जो बैलेंस होता है वो भी क्या होता है? डेबिट होता है। इनका क्या होता है? इनका जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है? डेबिट होता है। मतलब ये डेबिट नेचर के अकाउंट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्लियर कहानी? समझ आ रहा है? एक एक पॉइंट्स डिटेल्ड में चल रहा है ना? अच्छा चलिए, इनकी एंट्रीज भी आपने हालांकि बनाई हुई हैं। अगर हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना होता है तो उनको हम डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और एक्यूमुलेटेड लॉसेज क्रेडिट हो जाते हैं। ये तो हमने पढ़े हुए हैं। 2 चीज़ें हो गई। चलिए तीसरा स्टेप, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी एसेट और लाइबिलिटी रिलीज होती है ना, जो भी एसेट या लाइबिलिटी क्या होती है? रिलीज होती है, रियलाइज होती है, सॉरी,
उस एसेट और लायबिलिटी को अगर पार्टनर लेता है, मतलब मेरे पास क्रेडिट आ रहे हैं, या तो मैं उसका पेमेंट करूंगा या पार्टनर ले लेगा कि भाई सर मैं इसका पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। आपकी कोई एसेट है, या तो आप उसको बेच दोगे या वो पार्टनर ले लेगा कि इस एसेट को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया तो वो कैश और बैंक में चला गया। लेकिन अगर पार्टनर ने लिया है, जैसे सपोज करो ये पेन है, ये पेन अधिगम मंत्रा का है और मैं अधिगम मंत्रा में एक पार्टनर हूं, मान के चलो, और मैंने ये पेन, अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जब ये फर्म डिसॉल्व होगी तो मैंने कहा कि ये पेन टैब मुझे दे दो। पेन टैब किसको दे दो? मुझको दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म मेरे से उसके बदले क्या लेगी? पैसे लेगी। तो मैंने तो फर्म को पैसे दिए नहीं है, तो फर्म क्या करेगी? मेरी कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, है ना। अब यार जैसे सपोज करो कोई क्रेडिटर है, किसी से हमने माल लिया, है ना, किसी से हमने माल लिया, अब उसको तो पेमेंट फर्म को करना है, तो फर्म के पास अभी इंस्टेंट पैसा था नहीं, तो उसका पेमेंट किसने कर दिया? मैंने कर दिया कि भाई इसका पेमेंट अभी मैं कर देता हूँ, जब फाइनली सब डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद मुझे दे देना। तो इसका मतलब क्या है? फर्म ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, भाई विकास के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, विकास को इतना पैसा देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब कोई भी एसेट या लायबिलिटी पार्टनर के द्वारा ले ली जाती है, तो देखो, ट्रांसफर एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो अगर एसेट्स ली जा रही है, मतलब अगर पार्टनर एसेट ले रहा है तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा, पार्टनर फर्म को पैसा देगा ना। भाई अगर मैं फर्म से कोई एसेट ले रहा हूं तो फर्म मुझे पैसा देगी कि मैं फर्म को पैसा दूंगा? मैं फर्म को पैसा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जो भी पार्टनर कैपिट कोई भी एसेट लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और साइमल्टेनियसली क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि कोई फर्नीचर है, जैसे आपने रियलाइजेशन बनाया, ये मैं क्रेडिट साइड बना रहा हूं, तो यहां पर आपने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट, और बी ने, ठीक है, बी ने फर्नीचर है, 50,000 का फर्नीचर ले लिया। क्या ले लिया? 50,000 का फर्नीचर ले लिया। अब मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, ये डेबिट बना रहा हूं मैं, डेबिट साइड केवल और केवल, क्रेडिट नहीं बनाई है। यहां पर दो पार्टनर हैं, ए और बी। मैंने यहां पर लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर 50,000 रुपये, क्रॉस क्रेडिट टू डेबिट, डबल एंट्री। ये भी तरीका सही है, समझने वाली बात है। चाहे तो आप ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, ठीक है। क्योंकि पार्टनर ने एसेट लिया तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अगर लायबिलिटी की बात होती कि लायबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ले रहा है तो, है ना, तो एसेट्स रिलीज कहां पर होती हैं? तो डेबिट साइड में। रिकॉर्ड कहां पर होंगी? क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। अब अगर, है ना, अब अगर लोन टू अ पार्टनर की बात की जाए, लोन टू अ पार्टनर, है ना, तो पार्टनर का लोन, लोन टू अ पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। दोबारा, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो एक बात बताओ, फर्म के लिए एसेट है या लायबिलिटी? फर्म ने दिया है, फर्म ने दिया है, फर्म ने लिया नहीं है, फर्म ने दिया है। तो जब फर्म दे रही, अरे लायबिलिटी क्यों होगा? अगर फर्म ले रही है, जब फर्म बाहर से पैसा लेगी तभी तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। अगर फर्म किसी आउटसाइडर को पैसा देगी तो वो तो उसके लिए एसेट बन गया। फर्म ने दिया, फर्म ने दिया, तुमने मुझे उधार दिया, तुम्हारे लिए एसेट की लायबिलिटी। तो फर्म ने पार्टनर को उधार दिया, फर्म के लिए क्या? एसेट। जब उसका पेमेंट किया जाएगा, उसका पेमेंट क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, तो पार्टनर का लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।
और जो भी उसको बियर करेगा, भाई पार्टनर ने कहा कि इसको मैं बियर कर रहा हूँ, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी और उसका जो फर्म की एसेट है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन अगर पार्टनर पेज द लोन अमाउंट, अगर पार्टनर, भाई पार्टनर ने ही तो पे करना है फर्म को, तो पार्टनर जब पे करेगा तो पार्टनर की कैपिटल कम हो गई। देन द लोन अकाउंट इज सेटल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर वो कैश में पेमेंट कर रहा है कि भाई मैंने आपसे, मैं फर्म में पार्टनर हूँ, मैंने कहा फर्म मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए, इसका सेटलमेंट मेरे अकाउंट से कर दो, तो फर्म क्या करेगी, मेरे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देगी पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ आ गया। और मैंने कहा कि भाई ये लो 5 लाख रुपए, समझ आ रहा है, ये रखो 5 लाख रुपए, अपना अकाउंट सेटल। तो मेरे फर्म के पास क्या आया है, देखो आप अकाउंटेंट मेरे नहीं हो, फर्म के हो, तो फर्म के प्रोस्पेक्ट मैंने पेमेंट किया, तो तुम्हारे पास पैसा आया कि गया, पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट। टू रियलाइजेशन किस में आया, फर्म में आया, तो फर्म के लिए फायदा हो गया, तो रियलाइजेशन। क्लियर हो गई ये वाली बात, 3 स्टेप समझ में आ गए। तो पहले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, पहले स्टेप में सीधी सीधी सी कहानी ये है कि आपको केवल और केवल जो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस हैं उन्हें लिखना है। फिर आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर करना है। फिर जो पार्टनर्स ने लायबिलिटी और एसेट ली हैं उनको लिखना है। फिर आपको पार्टनर्स का जो लोन है जो फर्म ने दिया है पार्टनर को उसको सेटल करना है। उसके बाद आपका रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट या लॉस निकल करके आया होगा, तो अगर प्रॉफिट निकल करके आया तो क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर लॉस निकल करके आया तो डेबिट साइड आएगा। एंट्री हमारी ये बनती है। अगर भाई रियलाइजेशन का लॉस, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो अगर रियलाइजेशन का लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर लॉस है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा कर दो। देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने प्रॉफिट गेन किया, आप ये छोड़ो कि कौन सी साइड ज़्यादा, आप ये समझो प्रॉफिट हुआ, जब भी फर्म को प्रॉफिट होता है पार्टनर्स डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे, बताइए। आपको प्रॉफिट हुआ और आपका वो मुनाफा मैंने आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, आपका बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा क्रेडिट करूँ, बस मुझे इतना बता दो। जब भी आपके मोबाइल में या आपके अकाउंट में जब भी पैसा डाला जाता है तो हमेशा एक मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें पैसा मिलता है हमारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। साइमल्टेनियसली रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहीं अगर मैं बात करूं इसकी लॉस के केस में तो उल्टा कर दो। भाई लॉस का क्या, आपके पास से पैसा जा रहा है, उल्टा हो रहा है। जब आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, 4 स्टेप में खत्म हो गया। कैपिटल चली गई, कैपिटल के बाद जो हमारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस थे चले गए, फिक्टिशियस एसेट्स चली गई, ये दूसरे में ही है। तीसरे में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी थी सब सेट ऑफ करनी। चौथे में जो रियलाइजेशन से प्रॉफिट और लॉस था वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। अब हमें रियलाइजेशन सॉरी पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस निकालना है। डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड है ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, जैसे अब तक हम निकालते हुए आए हैं। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है किसी पार्टनर की तो वो तो फर्म में पैसा ले आएगा, और अगर किसी की क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो वो फर्म से पैसा ले जाएगा। क्लियर है, आ जाइए। फाइनल सेटलमेंट विद पार्टनर्स। इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर शोज अ डेबिट बैलेंस, फर्म में पैसा आएगा, मैंने भी कहा ना अगर डेबिट आ रहा है तो फर्म में पैसा आएगा, वो पार्टनर पैसा लेकर के आएगा। तो आप एक बात समझो, मेरे फर्म में 3.5 लाख 3,50,000 रुपए, 3,50,000,
और फर्म की तरफ निकल 3,75,000 रहे, तो मैं 25,000 रुपये फर्म से लूंगा या फर्म को दूंगा? आप इस तरह से समझो, हमारा और आपका एक ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक। आपके अकाउंट में मेरे नाम से 3,75,000 निकल रहे हैं। कितने निकल रहा है? 3,75,000। और मैंने आपको दे कितने रखे हैं? 3,50,000। तो अब आप वो 25,000 रुपये मेरे से लोगे या मुझे दोगे? मेरे से लोगे ना। तो मेरा अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो मेरा अकाउंट जब डेबिट होगा, मेरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो तुम्हारे पास जब पैसा आएगा तो तुम उस पैसे को डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? डेबिट। वही तो फर्म कर रही है। तो जब भी फर्म के पास पैसा आता है तो वो डेबिट करते हैं, और जो पार्टनर लेकर के आता है उसको क्रेडिट करते हैं। एक तरह से एडिशनल पैसा ले आ रहा है ना। और अगर पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है तो पार्टनर ले जाएगा, फर्म पैसा दे देगी और पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, अगर करंट अकाउंट दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? बहुत इजी है, बैलेंस देख लो। अगर बैलेंस डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और अगर बैलेंस क्रेडिट है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। हिंदी में समझो, अगर लाइबिलिटीज में दिया हुआ है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, और अगर एसेट में दिया हुआ है तो डेबिट में लिखा जाएगा। कहानी समाप्त। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद जब हम पार्टनर का जो अकाउंट है, जब हम उसको सेट ऑफ करते हैं, पार्टनर का जो अकाउंट जब हम सेट ऑफ करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम बैलेंस सीडी से नहीं करते, क्योंकि इन फ्यूचर तो हमें अकाउंट्स मेंटेन करने ही नहीं है। वो फाइनल बैलेंस होता है। तो जो फाइनल बैलेंस होता है तो वो बैलेंस सीडी के नाम से रिकॉर्ड ना हो करके, जैसे हम यहां पर लिखते हैं ना, बाय बैलेंस सीडी न्यू कैपिटल, तो हम इसको नहीं लिखते कभी भी। इसकी जगह पर लिखते हैं हम बाय कैश और बैंक अकाउंट। और फिर ये बैलेंस अगर डेबिट में लिखा हुआ हो तो कैश और बुक के क्रेडिट में चला जाता है, और अगर ये क्रेडिट बैलेंस हो तो ये डेबिट में आ जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो चलो बेटे, यही वाला अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, कैश और बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो ये अकाउंट सबसे एंड में प्रिपेयर होगा, बताया भी था। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? ओपनिंग बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। क्लियर है वाली बात? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट किधर लिखोगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। इसमें डेबिट होंगी। क्या होंगी? डेबिट होंगी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी किस में लिखोगे? डेबिट साइड में। इसमें क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? बोथ द साइड्स ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल। अगर आपका ये अकाउंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने या तो रियलाइजेशन गलत बनाया है या कैपिटल अकाउंट गलत बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक बुक, ये जो कैश बुक है, इसकी जगह ना हम कैश बुक लिखते हैं, क्योंकि कैश बुक में दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जो कैश बुक है, इसका मतलब वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है? वो तैयार किया जाता है ताकि हम जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको वेरीफाई कर सके कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सही कैलकुलेशन की है या नहीं की है। बात समझ में आ गई? बस इतने से लेजर जो आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ से कोई आपको बनाने के लिए तो आएगा नहीं भाई, आपसे इतनी पूछा जाएगा कि सर ये डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और अगर ये डेबिट होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, या क्रेडिट होगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। और वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके पास ले आया हूँ। वहाँ पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, या है? नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना?
तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं। अब लास्ट में एक चीज़ हमारी बचती है, दैट इज गार्नर वर्सेस मर्रे। इसको नीचे कर दिया जाए, ठीक। चलिए, गार्नर वर्सेस मर्रे, कौन है ये साहब? तो यहाँ से केवल एक दो चीज़ ही पूछी जाती है, तो बस मैंने पॉइंट्स कर दिए हैं, अब ध्यान रखना। गार्नर, मुर्रे एंड विल्किंसन, ये तीनों पार्टनर थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि गार्नर एंड मुर्रे, देयर वर थ्री पार्टनर्स, नेम द थर्ड पार्टनर। तो गार्नर मर्रे के नाम से तो ये फेमस है, तो तीसरे पार्टनर का नाम ज़्यादा पता नहीं होता है, तो ध्यान में रखना विल्किंसन नाम है ना। अच्छा, किस प्रॉफ तो ये क्या, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? इक्वल था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा था? इक्वल था। फर्म कब डिसॉल्व हुई थी? 1903 में हुई थी। ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये ज़्यादा रिलेवेंट है, ये ज़्यादा रिलेवेंट है। विल्किंसन वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ये अच्छा। गार्नर वर्सेस मर्रे का जो नियम है वो किस कंडीशन में अप्लाई होता है? ये क्वेश्चन बनता है जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर या ये भी क्वेश्चन बन जाता है गार्डनर वर्सेस मर्रे में जो पार्टनर था, कौन सा पार्टनर, है ना, इंसॉल्वेंट हुआ था, या जो गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल है उसमें किस पार्टनर के कौन किस कारण से, है ना, पार्टनर के किस कारण से इस केस का फॉर्मेशन हुआ, या केस बन करके सामने आया। समझ में आ रहा है? इस तरह का कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी के केस में, डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में, है ना, या इलीगल के केस में, तो इंसॉल्वेंसी के केस में, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोर्ट ने डिसाइड करा कि अब विल्किंसन तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि गार्नर और मुर्रे जो है इस पूरे लॉस को बियर करेंगे। जो भी सारा लॉस है वो कौन बियर करेंगे? गार्नर और मर्रे। डेफिशिएंसी जो होगी वो of the capital of insolvent partner shall be borne by solvent partners in capital ratio। ये वाला पॉइंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेफिशिएंसी होती है उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कई बार यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो बच्चों को कैपिटल रेशो याद होता है, पोस्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है गार्डनर वर्सेस जो मरे रूल था उसमें जो पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो कैसा था? कैपिटल रेशो था। तो बच्चे गार्डनर मरे नियम देख करके सीधा कैपिटल रेशो पे गलती मत कर देना। इसीलिए मैंने आपको इन्हें 5 से 6 पॉइंट्स में ख़त्म कर दिया है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर कहानी? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आज के लिए हमारे पास केवल इतना ही है। तो क्या सर चैप्टर क्लोज हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो क्या अभी और भी बच रहा है? हाँ बिल्कुल बच रहा है। अभी तो हमें, मैंने आपकी इसकी केस स्टडी निकाल करके दी है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से कम आया हूँ, आपको ट्रेन और डेवलप करने के लिए उद्देश्य से ज़्यादा आया हूँ। मतलब अगर मेरा पर्पज़ ये है कि केवीएस में सिलेक्शन हो जाए और बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता है तो आप इतने एलिजिबल हो जाओ, मैं ये फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ, आप इतने एलिजिबल हो जाओ कि आप अगले जो नया सेशन आने वाला है ना, आप 11th-12th की बुक्स उठाओ और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। समझ आ रहा है? अपना लोकल में बच्चे पढ़ाओ और पैसा कमाओ। कुल मिला करके इनकम सोर्स जनरेट होना चाहिए। समझ आ रहा है? हम इतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होने चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं, सफलता उसमें मिले वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे रास्ते हमारे तैयार रहने चाहिए। हमें फिर दूसरे उसका वेट नहीं करना है कि फिर कब भर्तियाँ आई। ठीक है, जब आएंगी आ जाएंगी, तब और मेहनत करी जाएगी। बाकी अपना जीवन सुचारू चलाने के लिए सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जीवन में कभी ना कभी, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो टीचिंग करना बड़ा स्वाभाविक है। तो ठीक है, अगर यहाँ पर केवीएस में सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, टीजीटी पीजीटी में होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो किसी ऐसे कॉलेज, ऐसे सक्षम कॉलेज में हम पढ़ा लें जहाँ पर हम आसानी से बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको डील कर सकें और हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें।
तो कुल मिलाकर के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मेरा सीधा सीधा सा उद्देश्य है आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मोड एक्टिवेट रखना। ठीक है, आप जितना कुछ यहाँ से सीख पा रहे हैं, है ना, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जिनको ये सब चीज़ों से ज़्यादा ही आता होगा, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रहा, बेशक आता होगा, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए है, और जिनको आता है उनका रिवीजन अच्छा खासा चल ही रहा होगा। ठीक है, और बाकी अगर आपको कहीं लग रहा है कि इनमें ये पॉइंट्स और इंक्लूड हो सकते हैं या ये और चीज़ आ सकती है, तो वो जितने भी आपके ग्रेवियांसेस हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, या जितने भी आपके सजेशंस हैं, वो सभी के सभी अधिगम मंत्रा बहुत तहे दिल से वेलकम करता है। तो प्लीज़ करके उन्हें साझा कीजिए अधिगम मंत्रा के साथ, और आप उन सभी चीज़ों को साझा कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, दैट इज अधिगम मंत्रा, है ना। अधिगम मंत्रा ADHIGAMAMANTRA@gmail.com, ये सारे के सारे स्मॉल कैप्स में है, स्मॉल लेटर है। ठीक है, आप यहाँ पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं। बाकी चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए सेल्फ रिलायंट बनना मेन चीज़ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मेन चीज़ है। ठीक है, बाकी आप कितने सक्सेसफुल हैं और कितने नहीं हैं इससे मैटर नहीं करता है, आप अपने जीवन के लिए कितने एलिजिबल हैं और कितने अच्छे से उसको कर पाते हैं, आप अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, आज उस चीज़ का ज़्यादा मैटर करता है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। डिग्रीज तो आपको भी पता है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए डिग्रीज कितनी ही काम आ रही होंगी, बल्कि मेन चीज़ ये है कि आपकी स्किल्स कितनी है, नॉलेज कितनी है, और आप उन स्किल्स और नॉलेज, कई बार क्या होता है कि बच्चा नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, उसका प्रेजेंटेशन नहीं है ना। और एक बार कहीं ऐसा भी है कि नॉलेज और स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी हैं। तो आज की डेट में नॉलेज स्किल्स के साथ साथ प्रेजेंटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं ये बहुत मैटर करता है, और इसी चीज़ का पैसा मिलता है ना। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पैसा कमाना मेन उद्देश्य होना चाहिए। किस सोर्स से आ रहा है वो लीगल होना चाहिए, बाकी तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, डजेंट मैटर, आना चाहिए, है ना। देयर शुड बी ऑलवेज इन फ्लो। ठीक है, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे कैश फ्लो में भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो बाकी तो अपना ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। देखिए बहुत सारे हैं लोग जो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, बट मेरा आप लोगों के साथ पता नहीं एक अलग ही कनेक्शन है, मन करता है यहाँ पर आपको पढ़ाने का, और जब आपके फीडबैक्स आते हैं तो वास्तव में ये मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई चीज़ें बदल रही हैं, या बच्चे वास्तव में उस लेवल पर जा रहे हैं कि हाँ भाई इन फ्यूचर सर हम कहीं ना किसी जगह पर स्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो मेन ये पर्पज़ है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे, एक वीडियो है वो मैं कल ही बताऊंगा कि कल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका चैप्टर क्लोज हो गया है, और इसी चैप्टर से रिलेटेड हम कल भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली 4 वीडियोस रहेंगे। कल वाला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा ही होगा भाई, 1 घंटे का लगभग। ठीक है, तो फिर उसका आपका ये जो पार्टनरशिप है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आराम से उसके MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। अधिगम मंत्रा सीधा सीधा मोटिव है लोगों को ट्रेन और डेवलप करना, है ना। तो उसमें आपकी सहभागिता सर्वोपरि है। ठीक है, तो इसलिए आप इस उद्देश्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता अवश्य करें। ख्याल रखें। जय हिंद।